So I'm very fascinated how our brain works. Brain is definitely the most fascinating organ in our body. और मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात की कि लोग इसको यूज नहीं करते हैं. They should use it. क्या कोई ऐसा टेस्ट होता है जिससे मैं अपने ब्रेन का हेल्थ चेक कर सकती हूँ? Now you have CT scan, you have MRI. Radiation is only in the accident CT scan. MRI is without radiation unless there are symptoms. There is no need for a routine check of the brain. और brain का न्यूट्रिशन पता क्या है? Is knowledge. Very well said. जो लोग नॉलेज गेन करते रहते हैं उनको बाद में डिमेंशिया जो आपने सुना होगा, अल्जाइमर सुनिएगी, वो बीमारी बहुत कम होती है. 50 किलो के आदमी में सिर्फ 1 किलो 400 ग्राम. ब्रेन भी जो है 70% पानी है. Okay, can we bring back a brain dead person? Never. Brain dead means the moment you disconnect his ventilator, within 5 minutes is dead. Coma और brain dead में बहुत difference है. Brain dead means irreversible, life will never come. This patient has to die. There's no doubt. हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन एडिक्टेड भी हैं कह सकते हैं. क्योंकि ये तो साइड इफेक्ट तो है, there's no doubt. Then I know few people who basically were using phone too much. They were into that digital marketing and they developed brain tumor. I had operated. One of them is a doctor. The most important thing in our life is sleep. That you must sleep for at least 7 to 8 hours in a day. दो पार्ट है ब्रेन का, राइट हैंड. राइट साइड कंट्रोल्स लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड इज I heard about it. किसी को चोट लेफ्ट साइड में लगती है, किसी को लेफ्ट साइड का स्ट्रोक होता है तो उसकी स्पीच भी चली जाती है. ब्रेन इज अ पेनलेस स्ट्रक्चर. अगर मैं आपके चाकू यहाँ पे काटूं तो आप पेन होगा नहीं होगा. अब ब्रेन काटो कोई पेन नहीं होता. This is very interesting. We will open a brain. जब तक उसका ब्रेन खोलेंगे तब तक थोड़ा सा बेहोश देंगे और जब उसका स्कल खुल जाएगा तब वो उसको होश रखेंगे. अब उसके अंदर मैं नीडल चबा रहा, चाकू चबा रहा, उसको पता नहीं चल रहा. फेस से काम टेढ़ा तो नहीं. F for face. A for arm. अब भाई जरा उठाओ हाथ ऊपर, एक हाथ तो ठीक रखो, दूसरा हाथ नीचे आ जा रहा बार. S is for speech. T is say for time. Time is brain. और अगर मुझे ये साइंस दिख रहे हैं किसी इंसान में, इमीडिएटली अटेंशन चाहिए. Take him to doctor. एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, न्यूरालिंक. What are your thoughts about it? It's a boon. It's going to game changer actually. आज के क्यूरियस कॉर्नर के गेस्ट हैं डॉक्टर महेश कुड़ियाल, जो कि रिनॉन न्यूरोसर्जन हैं. लास्ट 3 डिकेड से अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं चुके हैं. इनसे हमने जाना कि ह्यूमन ब्रेन का क्या पोटेंशियल है, ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, एंड सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल कैसे हमारे ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करता है. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लेकर स्पोर्ट्स इंजरी, कॉन्कशन तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं. एआई एडवांसमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल डिवाइसेस से ब्रेन मैपिंग कैसे पॉसिबल है, क्या हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इफेक्ट करने वाली ब्रेन हेल्थ को, एंड बहुत सारे फन फैक्ट्स जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड. सो आई एम वेरी fascinated how our brain works and there's so much science to it. We are all aware that हमको बहुत ज़्यादा ब्रेन के बारे में भी नहीं मालूम है. क्या ऐसा ब्रेन का फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है जो भी हम लोगों को नहीं मालूम है या जो हम ओवरलुक कर देते हैं? Thank you, Ankita. I think brain is definitely the most fascinating organ in our body. There's no doubt about it. और इनफैक्ट आप तो एज ए ले पर्सन, नॉन मेडिकल पर्सन पूछ रही हैं, लेकिन अगर आप किसी जो डॉक्टर से पूछें, अगर आप किसी मेडिकल स्कूल में चले जाएं और वहाँ पे जो MBBS कर रहे हैं, जो बेसिक ग्रेजुएशन कर रहे हैं 3rd या 4th या 5th ईयर में, उनसे पूछेंगे कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगता है मेडिकल साइंस में. दे विल से न्यूरोलॉजी, ब्रेन. देखिए ब्रेन हमारी जो बॉडी का वाला पार्ट है जो कि आपने अगर आप स्कूल में जाए तो जो फिजिक्स से डरते थे लोग, it is complicated. It has to be understood. But one thing is very important, that it is most important organ of our body. और मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात का कि लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं. They should use it. They should use it. It has so much of potential. Right. So brain is most fascinating organ in the body. और आप कैसे, आप देखिए एज ए, मैं आपको मैं प्रूव करता हूँ कि why it is more important body. The most important person in our country is Prime Minister. Correct. And see that his protection. You cannot reach him. अब हमारी बॉडी के और ऑर्गन देख लीजिए आप. हमारे क्या है जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनीज है. अब आप कंपेयर करें, किडनी का प्रोटेक्शन क्या भाई, चाकू मारे अंदर चला जाएगा. हार्ट में भी रिफ्ट से अंदर चली जाएगी. लीवर भी आपका, यू कैन कैप्चर लीवर, एनीथिंग, जो ब्लेड ऑल अंदर है, पेनिट्रेट कर, रीच ब्रेन एंड फ्रॉम समवेयर, द स्कल ऑल अराउंड. So God has made it most important organ and is very important for human beings or for any for living creature. Or that is the most important protection. You can, unless you break it. अगर आप तोड़ के उसको अंदर जाओ तो उसमें तो कर दो,
सो itself now people should realize कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किस ऑर्गन की हुई, वो है ब्रेन की. इवन हार्ट यू कैन पंचर विद अ needle. There's a ribs, there's space between the ribs, you can put that. So then you should realize कि how important it is for any living objects. So I think that should make Yeah, now that you've said, I even इस तरह से कभी सोचा नहीं. सिक्योरिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रेन की है. एंड दिस इज ऑल बोनी, यू कैनॉट गो इनसाइड अनलेस यू ब्रेक इट. Okay. सो चाकू मार दो नहीं जाएगा. Yeah, so it must be very hard to open a skull. You have to really use those saw जो आपको जो स्टोन काटने के लिए और ड्रिल करने के लिए होती है. सो माइक्रोमीटर मोटर्स होती हैं, बट देन वी यूज दोस थिंग. सो बट टू बिगिन विद आवर कन्वर्सेशन and people around us and the people who are hearing, they should realize कि how important it that nature has given maximum protection to brain, so this is very important. बॉडी चेकअप्स हम करते हैं एंड हम चेक कर सकते हैं बॉडी का हेल्थ. क्या कोई ऐसा टेस्ट होता है जिससे मैं अपने ब्रेन का हेल्थ चेक कर सकती हूँ? या डेफिनेटली. देखिए ब्रेन की हेल्थ दो टाइप की होती है. एक तो होता है ब्रेन की फिजिकल हेल्थ, कि जो ब्रेन का जो फिजिकल में जो ब्रेन के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, कोई ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है. दे आर नाउ टेस्ट, देयर आर सो एडवांस टेस्ट नाउ. यू हैव CT स्कैन, यू हैव MRI, we have EEG, we can take the fluid out of for the brain and test that for infection. So ये तो आपकी physical health of a brain, but there's one thing which is mental health. Right. For that you have to talk to the patient, know their things. Suppose you want to know कि भाई इसका IQ क्या, तो बात करके मालूम पड़ेगा ना उसको. इसकी इंटेलिजेंस कैसी, तो बात करके मालूम पड़ेगी आप उसको. उसकी मेमोरी कैसी. अगर माना आपने ब्रेन का स्ट्रेच, सपोज माना आपने MRI करा, ब्रेन का स्ट्रेच नॉर्मल है, but still that patient can have so many problems, behavioral problem. So that only can be diagnosed by talking to the patient. We know क्या बात करनी है उससे, कैसे मालूम पड़ेगा इस पेशेंट की थिंकिंग ठीक है कि नहीं, नेगेटिव थिंकिंग, whether is a normal person, whether is a depressed person, इसकी मेमोरी कैसी है, इसकी जजमेंट कैसा है. तो देखिए दो चीज़ हो गई, एक तो फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ. और एक टू टेस्ट इज हायर मेंटल फंक्शंस. आप मेमोरी टेस्ट करोगे, कैलकुलेशन टेस्ट करोगे, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टेस्ट करोगे, भाई अगर ये सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे. सो देयर आर वेज. So one is investigating him and one is talking to the patient, putting some questions, and then you can find out a mental health of the patient, how is he. So we can find out easily. And कई बार आपने भी ऐसे लेमैन देखा होगा कि यार किसी बात करके मालूम पड़ जाता है ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी. Just talk to him and you know that he's a very intelligent. नो इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा डिफरेंट लग जाते हैं. The moment they talk, you know that. So people they can find out the difference. पर सपोज माना आपको ये करना यार कि इसको सर दर्द हो रहा है, उसके इस ब्रेन में ट्यूमर है कि नहीं, तो दैट फॉर दैट वन थिंग इज दैट वी फाइंड सम साइंस. आई नो एज अ बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, बट लेकिन अगर हाँ उसको अगर मुझे बताना है आपको कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, देन वी हैव टू गेट अ इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज in the form of commonly done now, CT scan and MRI, you can get it done and you know structure of brain. आप पता जाएगा भी कि आगे का ब्रेन कैसा है, पीछे का कैसा है, नीचे से कैसा है, हर जगह सब मालूम पड़ जाएगा. So those are investigated that you can find out. So mental health और ब्रेन हेल्थ, you know कि भाई आपके there are ways, and अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम आती तो we can find it out. Okay, so you are saying दो तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. जो मेंटल हेल्थ है ये लोगों को एक तो पता नहीं होता है कि कैसे ये चेक करते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन इसी के फॉलो अप में कि कितना फ्रीक्वेंटली हमें फिजिकल हेल्थ चेक करना चाहिए, बिकॉज देयर सम काइंड ऑफ रेडिएशन आल्सो हैपेंस टू CT स्कैन एंड MRI. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. देखिए फॉर अ ब्रेन, unless there are symptoms, there's no need for a routine check of the brain. You don't go for that. Okay. Routine check मुझे कराना है. Any abnormal symptoms, you go to your family doctor, he tells you कि भाई इसमें आपको लग रहा है कि नॉर्मल समझ माने किसी को सर दर्द है. तो सर दर्द कैन बी समटाइम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, समटाइम्स कैन बी बिकॉज ऑफ साइनस ऑल्सो, समटाइम्स बिकॉज इवन पेशेंट को साइनोसाइटिस है, पेशेंट को गर्दन में दर्द है. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन ब्रिंग दैट. सो अगर आपको लग रहा है कि दिस अनयूजुअल हेडेक व्हिच इज नॉट माइग्रेन है, बहुत कॉमन हेडेक है भाई, होता है फैमिलीज, होता है लेडीज में ज़्यादा होता है. सो क्लिनिशियन बाई टॉकिंग टू पहले उसको लगता है कि नहीं आपको कुछ कर, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करानी है देन यू कैन गेट अ CT स्कैन और MRI डन. जहाँ तक आपने रेडिएशन की बात करी, सो रेडिएशन है, CT स्कैन में रेडिएशन होता है, पर MRI इज विदाउट रेडिएशन. बट द प्रॉब्लम क्या है, MRI इज वेरी एक्सपेंसिव. करेक्ट. एंड इट टेक्स टाइम. एक MRI करने के लिए कम से कम पेशेंट को 45 मिनट चाहिए मशीन के अंदर. CT स्कैन विद इन 1 मिनट हो जाता है. इट्स वेरी इजीली डन,
बच्चा है, नहीं लेट रहा है, कई बार पेशेंट गफलत में होता है, वो रेस्टलेस होता है, तो CT स्कैन कैन बी डन इजीली एंड यू कैन डायग्नोज 99% ऑफ थिंग्स बाय CT स्कैन. इज अ स्क्रीनिंग, वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट. लेकिन जैसे सपोज वाले किसी सर में चोट लग जाए, सर में चोट की, तो उसके लिए CT इज बेटर देन MRI इन इनिशियल 2-3 days. CT will give you more information than MRI. So just cut it short. Radiation is only in the X-ray and CT scan. MRI is without radiation. MRI is very sensitive. It will speak even small things. So you have way to find out. अगर आपको प्रॉब्लम है तो जहाँ तक बात है, this is physical illness. Right. मतलब सर दर्द हो गया, दौरे आ रहे हैं, एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, एक आँख से दिख नहीं रहा है. There are so many symptoms which can be because of brain disorder. अब होता है भाई कि पेशेंट को मेंटल में क्या है भाई, देखो मेंटल अब उसको कहते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर. बिहेवियरल डिसऑर्डर 2 टाइप्स आते हैं. तो घर वाले क्या आते हैं, तो देखिए हमारे बच्चा ना कुछ अब चुपचाप रहता है, या बोलता नहीं, या हमारी वाइफ है वो बात नहीं करती है, नेगेटिव किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, दे आर नेगेटिव सिम्टम्स. सो दे मोस्टली गो टू साइकेट्रिस्ट, जो मानसिक रोग वाले होते हैं, वो उनकी बात पता करते हैं कि वेदर. अच्छा, जो डिप्रेशन भी आपने देखा होगा 2 टाइप का होता है. एक तो सर्कमस्टेंशियल डिप्रेशन, टाइम ही फेल हो गए तो गया सरे, ये घर में कुछ किसी डेथ हो गई, डिप्रेशन टाइम. एक होता है इंडोजेनस डिप्रेशन, देयर इज नो फैक्टर बट दे हैव सम हार्मोनल डिसबैलेंस इन द ब्रेन व्हिच लीड्स टू दिस एंड दे नीड ट्रीटमेंट. वेयर द पेशेंट इज रियलाइजिंग कि नहीं यार मुझे डिप्रेशन है, एंड देन नो ही इज गोइंग एंड कंसल्टिंग डॉक्टर, तो दैट इज गुड थिंग दैट ही हैज रियलाइज. कई बार क्या होता है पेशेंट को रियलाइजेशन ही नहीं होता है एंड दे आर इनटू दैट, वो साइकोसिस एक हो जाती है. तो चूंकि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ, तो विल टॉक मोर ऑफ अ फिजिकल थिंग्स रादर देन, बट द पब्लिक मस्ट नो कि मेंटल इलनेस इज अ सच ए कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी दैट वी मस्ट लुक इनटू इट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए इसको. अब देखो जितने सुसाइडल टेंडेंसीज होती है वो सब बिकॉज डिप्रेशन. राइट नाउ यू कैन ओनली कन्वे टू द पीपल दैट मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट विच पीपल इग्नोर एंड इट हैज टू बी लुक्ड इनटू. तो आप कह रहे हैं कि ब्रेन का हमारे इमोशंस, हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में एक बहुत बड़ा रोल है. उसमें क्या, उसमें बेसिकली क्या कि इमोशन, ब्रेन इज एक तो होता है कि ब्रेन जो आप लेके आए हो, वन थिंग इज दैट इज जेनेटिक. आपने कहा यार उसके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चे भी इंटेलिजेंट निकलेगा. उसके बाद का जो भी ब्रेन में आप है उसकी कंडीशनिंग करानी पड़ेगी आपको. आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा अपने ब्रेन को. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. आप 2 बच्चे लीजिए 2 साल के, एक को कर दीजिए कमरे में बंद, कुछ नहीं इसको, और एक को रख दीजिए दूसरे कमरे जिसमें टीवी भी है, गेम्स भी है. नो, हु विल बिकम मोर इंटेलिजेंट, ही विल ट्रेन हिज लैंड. सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. और ब्रेन का न्यूट्रिशन पता क्या है, इज नॉलेज. वेरी वेल सेड. सो इफ ये देखा गया कि जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट है, जो लोग नॉलेज गेन करते रहते हैं, उनको बाद में डिमेंशिया जो आपने सुना होगा, अल्जाइमर सुनिएगी, वो बीमारी बहुत कम होती है. I see. I thought otherwise. No, that's the problem. See, if you're reading, if you're a knowledgeable person, if you're an intelligent person, the chances of you becoming a dementing person is less. I see. 100%. So, मैं एक बता रहा हूँ, देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया कि अब हमारे आपको भूख लगती है, खाना खाते हैं ना, हमारी ब्रेन का न्यूट्रिशन इज अ नॉलेज फ्रॉम इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए होता है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है. और मैं आई डोंट नो, आप आगे मुझे पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछे मैं बताना चाहूँगा कि ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2, अगर वेट लें हम, अगर सपोज आपने बताया ना कि ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट हमारा है, अगर हम पूरी बॉडी का वेट लें तो पूरी ब्रेन जस्ट 2 से 3% वेट है बॉडी का. कितना? 2 to 3% only of whole body, but it takes 20% of blood supply of body. अब 2 to 3% बॉडी वेट है पूरी बॉडी का. इट टेक्स 20% ऑफ कार्डियो, जो ब्लड हमारा 1 मिनट में जा रहा है उसमें से 20% ब्रेन ले रहा है. लीवर कितने बड़े ऑर्गन हमारे यहाँ, राइट. एंड इट इज टेकिंग 25% ऑफ एनर्जी कंजप्शन. अच्छा, अरे हम 2-3% दो इसको. राइट. Why we have not done this? Why the nature has done it? The God has done. If I can say so, कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है तो छोटा लेकिन इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला. तो इसको ब्लड भी ज़्यादा दो, इसको न्यूट्रिशन ज़्यादा दो, हर चीज़ ज़्यादा दो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन, अब आपने अगर मुझसे पूछा होगा क्या फैसिनेटिंग पार्ट है, तो आप देखो कि भाई 2 से 3% है बॉडी वेट का. बस 50 किलो के आदमी में सिर्फ 1 किलो 400 ग्राम है, 1 किलो 500 ग्राम है. 50, अगर हम 50 किलो की बॉडी लें,
अगर 70 किलो होगा उसमें भी 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो. Only the brain, not even the fluid. जस्ट ब्रेन का वेट. जस्ट ब्रेन भी जो है 70% पानी है ना, इसीलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि ब्रेन डेड कहते हैं कई बार, ब्रेन डेड हो. I was about to ask you. हाँ, तो पेशेंट कैन लिव मतलब पेशेंट कैन, यू कैन कीप अ पेशेंट लाइव ऑन अ वेंटिलेटर who's a brain dead, Right. but he's of no use. It's just a body there, that is all. And follow-up question I would like to ask: can we bring back a brain dead person? Never. You only say that brain dead means it is a brain dead means the moment you disconnect his ventilator within 5 minutes is dead. अब ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए कि ऐसा कैसे डॉक्टर साहब कि भाई जब जी कैसा रहा, फिर हमारी बॉडी में जो हमारा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, मैं थोड़ा उसमें आऊँगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जो ये बताओ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो हमारा जो हार्ट है वो एक ऑटोनोमिक फंक्शन उसका होता है. अगर आप उसको लंग्स को ऑक्सीजन देते रहो और हार्ट को ऑक्सीजन चलती जाती रहे, उसके मसल्स को, तो इट विल कीप ऑन बीटिंग. बट पर्सन कैन नॉट रिस्पॉन्ड. वो कोई मूवमेंट नहीं उसके अंदर, कुछ नहीं है, उसके काट दीजिए, चीर दीजिए, कोई इसको पेन नहीं है. ही इज अ ब्रेन, देयर इज नो रिस्पॉन्स. It's only heart is beating, and that is all. His heart rate is there, that is all. So clinically he is alive. Clinically is alive. He's not dead because भाई जब हार्ट नहीं हुआ तो हार्ट जब हुआ तभी हुआ. So जब अगर वो हार्ट चल रहा है तो उसकी बॉडी तब तक डिकेड नहीं करेगी, क्यों? सर्कुलेशन ब्लड हो जा रहा है. Correct. डिकेड ऑफ नो यूज. तो जो आपका मेरा ब्रेन के फंक्शन डेड हो गए, रेस्पिरेटरी सेंटर वहाँ से कट गया, तो रेस्पिरेशन आप आर्टिफिशियल दे रहे हो, वेंटिलेटर. सो ब्रेन डेड पेशेंट हैज टू बी ऑन अ वेंटिलेटर टिल family wants, or till he dies his heart also stops. ये तो है नहीं, वैसे चलेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ब्रेन डेड के बाद कितने दिन चल जाएगा. एंड दीज आर द पेशेंट हु आर ब्रेन डेड, दे आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट. इन्हीं के पेशेंट होते हैं जो इस एक्सीडेंट से मर गया, नहीं पता है डॉक्टर क्या. तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो पेशेंट वापस आ सकते हैं? नहीं, नेवर. वी प्रूव इट साइंटिफिकली बाय डूइंग देयर सो मेनी टेस्ट, कैलोरी, कोई क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं. एंड देन वी टॉक टू फैमिली कि भाई देखो इसलिए नहीं आना, अब एक होता है ये तो चला गया, अब मोमेंट हम वेंटिलेटर निकालेंगे. एंड दे आर द पेशेंट हु डोनेट देयर ऑर्गन्स, लीवर, किडनीज, हार्ट, लंग्स, आईज टू द. क्या कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं अगर हम इमीडिएट अटेंशन दे दें किसी ब्रेन डेड पर्सन को, और तो क्या सर्वाइवल के चांसेस होते हैं? आफ्टर गिविंग ऑल द अटेंशन यू हैव डन एवरीथिंग, and then you live. When you brain could not be revived, then only you declare. You've already done things. It is not that the patient is brain dead and then you're doing something. The patient is suffering. हेड इंजरी हुई पेशेंट को, आया बहुत ज़्यादा ब्रेन डेड लगा, वेंटिलेटर लगा, अब ब्रेन तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. जीरो. हमने कहा इसका रिपेबल डायलेट कर गई, मोटर रिस्पॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सांस अपनी नहीं है, वेंटिलेटर. दैट इज ब्रेन डेड. How different is coma? Coma is a different thing. Coma is absolutely different. The coma patient can be comatose because of coma means unresponsive patient. अगर आप लेमैन की कोमा के कहें तो मीन पर्सन हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. अ पेशेंट हु इज एब्सोल्युटली ड्रंक कैन बी इन कोमा, डीप कोमा. पेशेंट जिसका शुगर कम हो जाएगी कैन बी एब्सोल्यूट कोमा. पेशेंट हु इज जिसकी यूरिया किडनी खराब हो रखी है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, कैन बी एब्सोल्यूट कोमा. Concussion injury wala can be coma is a state where patient not responding, but then they will revive. If you treat that condition, underlying condition of coma, they should come out of it. So coma वाले patients को pain होता है? Coma वाले patient को pain brain receive करता है, but they will not respond to brain. It depends किस grade का. Coma is a very broad word. Conscious, semi-conscious, deeply unconscious, deeply comatose. तो माना कोई patient है, suppose माना किसी को आप pain याद दोगे, अनकॉन्शियस पेशेंट क्या हाथ लगाएगा उसका ना, राइट, या खुलेगा, क्या कर रहे हो, दैट इज डीप स्लीप में होता है, सो रहा आदमी. कोमेटो पेशेंट का रिस्पॉन्स विल डिफर डिपेंडिंग ऑन हिज लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस. सम पीपल विल ट्राई टू टेक हिज हैंड, कौन सा रहा है, सम पीपल मे नॉट रिस्पॉन्ड, जस्ट यूँ करें. तो कोमेटोस पेशेंट हैज हिज ओन रेस्पिरेशन. दिस इज वो उसका कोई वेंटिलेटर सिस्टम पे नहीं है, बट दे आर रिस्पॉन्सिव टू सम एक्सटेंट. दे आर रिस्पॉन्स, दैट इज व्हाई patient is in a deep coma, responsive. They have their own respiration. They are not on the system. So coma is sometimes an advanced disease, but some of these comatose patient, if not treated properly, or if their disease is irreversible, can go to brain dead. And coma के हमने देखे हैं, मूवीज में भी देखा है, मुन्ना भाई MBBS. बहुत सालों से एक पेशेंट कोमा में और वो अचानक से रिवाइव हो जाता है. क्या रियल लाइफ में ऐसा? नो, नहीं, ऐसा तो जरूर है कि तो हमारे बहुत से पेशेंट, आपको बताता हूँ कि हाँ उत्तराखंड में कई पेशेंट मिले जो 5 साल से बेहोश है. बेहोश मीन्स अच्छा, मैं आई कैन शो यू पेशेंट. Comatose means they are not totally comatose. They are sometimes they are like vegetable. They are opening eye, letting. They are not responding.
आँख खुली हुई है, घर वाले फीलिंग से खाना दे रहे हैं, सो वो डिफरेंट एक एंटिटी होती है. बट पेशेंट कैन बी अनकॉन्शियस, टोटली कोमेटोज, जिसमें आई ओपनिंग वगैरह बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता. बट देन देयर आर पेशेंट हु आर जस्ट ओपनिंग आईज, नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट स्पीकिंग, उनकी सांस की नसें यहाँ लगी हुई है, खाने के लिए नली लगी है. तो कोमा के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं. कोमा और ब्रेन डेड में बहुत डिफरेंस है. ब्रेन डेड मीन्स irreversible, life will never come. This patient has to die. This comatose patient will improve if we given depending on disease. सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन एडिक्टेड भी हैं कह सकते हैं. इवन वॉशरूम जाते हैं तो फ़ोन यूज़ करते हैं. So how do you think phone has affected our life or social media has affected our brain and its functioning? और क्या measures ले सकते हैं इसको prevent करने के लिए? Obviously कि फ़ोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, but कैसे फ़ोन अब नाउ ऐसी क्वेश्चन है कि मैं अगर एक टर्म यूज़ करूँ कि हमारे लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है. The technology has made us so dependent on phone that we cannot live without phone now. See, अब ये चौथा, जब आपने कोविड में बच्चों के हाथों फोन पकड़ा दिया, अब तुम कहोगे नहीं, तुमने उस समय तुम्हारे काम तुम छोड़ दो हफ्ते को. सो इट इज वेरी डबल एज स्वॉर्ड जिसको हम कहते हैं. समथिंग वी कैनॉट लिव. एवरीथिंग, योर बिलिंग इज ऑन अ फोन, योर कम्युनिकेशन इज ऑन फोन, योर ऑल इंफॉर्मेशन, मीटिंग, ये वो assignments, everything is on phone. So you cannot go to that. But the problem is that the side effect has also come up. We have to pay price for that. See, अब वो क्या हो गया, इतना एडिक्शन हो गया, इट हैज बिकम सर्टेन रील्स रील आ रही है, ये हो रहा है, सब चीज हो रहा है, एंड देन इट इज अ ह्यूमन ब्रेन. क्योंकि ये तो साइड इफेक्ट तो है, देयर इज नॉट डाउट. देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ. वन इज रेडिएशन, बट देन आई नो फ्यू पीपल who basically were using phone too much. They're into that digital marketing and they develop brain tumor. I had operated. One of them is a doctor. तो we can attribute कि probably it is going to affect us. अब दूसरा आप देखिए, अगर आप फोन पे स्पीकर और बात ना करें, आप कान वाले कान गर्म हो जाता है यार. How if it is heating your this thing, right? Ear कितना रेडिएशन होता है उसमें. तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं. अगर हम इस कंफ्यूजन में कि ये आई आपको अफेक्ट नहीं करता, then we are fooled. Number one, ये हमारी मजबूरी हो गई है. लेकिन देर आर वेज. नाउ अब क्या होता है कि देखो हम लोग ना, वी हैव ग्रोन, हम 60 प्लस हो गए, ठीक है. नाउ वी कैन प्रोली नो, हमारे को अगर हम कहेंगे हम यूज़ करें फ़ोन, सोचता है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अब बहुत ज़्यादा हुआ. लेकिन इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है आपको. ये नहीं कि आपको सिर्फ ख़राब चीज़ें मिले, आपको डिजिटल मीडिया से इन्फॉर्मेशन भी मिले. सम ऑफ दिस इज वेरी गुड ऑल्सो. सो दिस, बट हाँ, रेडिएशन वाला इफेक्ट हमें कर सकता है. इंटेलेक्चुअल शायद हमारे उतने फर्क ना पड़े. बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों का ग्रोइंग ब्रेन, व्हाट यू फीड इज इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड कि भाई जो ब्रेन, तो आप क्या कंडीशनिंग करते हो ब्रेन के, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट दे आर सीइंग ऑन अ मोबाइल फोन. तो दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज टू अस कि हमारी आने वाली जनरेशन का क्या हुआ. और आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया दे बैंड डिजिटल मीडिया फॉर चिल्ड्रन लेस देन 16 years. Right. That is a drastic step you have to take. तो मैं अब बात तो माँ बाप भी हुए, बच्चा जा रहा है स्कूल, कहाँ पहुँचे क्या नहीं पहुँचे, दे बिकम सो इनसिक्योर. आपको इकलौता बच्चा, यू कैन नॉट टेक चांसेस, हर जगह आपको उसको फॉलो करना है. अब बच्चा हर 5 मिनट में, हाँ मम्मी मैं यहाँ पहुँच गया, हाँ मैं यहाँ पहुँच गया, ये कर. तो अब हमारी रिक्वायरमेंट भी हो गई फ़ोन की. पर लेकिन ये जो साइड इफेक्ट से आ रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रिमेन देयर फॉर सम टाइम, एंड ग्रेजुअली जब लोग रियलाइज़ करेंगे. देखो टेक्नोलॉजी तो ऐसी ना कि जब हम आए तो हमारे को लैंडलाइन के लिए आफत आती थी, आ जाती. Maybe down the line someday the things will come when you don't need that phone. No, something will come on your hand and वो सही आपको. There will be technologies. But आज के दिन में next 10-15 years, phone and its radiation is going to harm us more than it's going to really benefit us. We have to be, अब अपने लेवल पे कर सकते हैं. आप लोगों ने क्या कि आप स्पीकर फोन में बात करो, वैसे मत करो, कान के पास मत रखो, सर के पास मत रखिए. Does it really help if you talk on speaker and? Definitely. Okay. So more of radiation is नहीं. मैंने बताया कान लाल हो जाता है कभी. So brain इतना complex structure है, as we spoken about it. क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या कॉमन बीमारियां हैं जो आप देखते हैं अपने प्रैक्टिस में? उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा प्लीज. देखिए ब्रेन में हमारी क्या चीज़ें कि हमारी कुछ स्पेशल सेंसेस हैं. क्या विजन, हियरिंग, स्पीच, टच. हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन 2 पार्ट का बना होता है. आइडेंटिकल पार्ट है, मतलब बीच में एक ग्रू होती है जिससे कनेक्टेड होता है ब्रेन. समथिंग लाइक दैट. आइडेंटिकल. अगर आप बाहर देखें तो हर पार्ट में सेंटर है. आँख की भी 2 सेंटर पीछे,
हियरिंग के 2 सेंटर हैं यहाँ पे, ओके, अब 2 सेंटर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पीछे 2 आंखें। 2 आँख का सेंटर इफ यहाँ पर डैमेज है तो आँख देख नहीं पाओगा। हाँ, विजन का सेंटर यहाँ पे देखिए, तो विजन के 2 सेंटर हो गए, आपके स्मेल के 2 सेंटर हैं, हियरिंग के 2 सेंटर हैं, स्पीच का सिर्फ 1 सेंटर। वो आज तक मैं समझ नहीं आया कि अगर मुझे आज तक भगवान से समझ नहीं आया व्हाई देयर इज जस्ट 1 सेंटर फॉर स्पीच एंड दैट इज ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स आवर कम्युनिकेशन एंड दैट इज रियली मुझे आज तक ये अभी तक मैं ये नहीं सोचा कि व्हाई देयर इज जस्ट 1 सेंटर फॉर द स्पीच व्हेन देयर इज अ सेंटर फॉर एवरीथिंग इज 2 सेंटर्स। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अबाउट ब्रेन ये है कि अंकिता कि हमारा जो 2 पार्ट है ब्रेन का, राइट साइड कंट्रोल्स लेफ्ट साइड and left is I also heard about it. left side control and they're crossing, the 5 are crossing। यहाँ जब हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई तुम्हारे राइट लेफ्ट साइड पैरालाइज है और तुम्हारी सीढ़ी राइट साइड में क्लॉट है, कहते नहीं सर उसका राइट साइड नहीं सर लेफ्ट साइड है। मैंने कहा लेफ्ट साइड क्लॉट राइट साइड में है, आई सी, अपोजिट जाता है। सो एक तो ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, राइट जो लेफ्ट कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट राइट कंट्रोल। एंड स्पीच सेंटर जो है मैं कहता हूँ 99.9% लोगों में इज ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। उसका होता है इम्प्लीकेशन उसका ये कि अगर किसी को चोट लेफ्ट साइड में लगती है, किसी को लेफ्ट साइड का स्ट्रोक होता है तो फिर स्पीच भी चली जाती है, कम्युनिकेशन चलाता, उसका कम्युनिकेशन चलाता। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ब्रेन का कि मोस्ट ऑफ द सेंटर दे आर इन डुप्लीकेशन बट स्पीच इज जस्ट ऑन लेफ्ट साइड इन मोस्ट ऑफ द 99 ऑफ द राइट हैंडेड पर्सन। लेफ्ट हैंडेड में लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में ही होता है, पर कुछ लोगों में ये सेम साइड में अपोजिट साइड में हो सकता है। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर लो। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आ रहा है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन इज अ पेनलेस स्ट्रक्चर। कैन यू बिलीव दैट? नो। अगर आप मैं ब्रेन खोली दे तो आप चाकू मार दीजिए, मरीज उधर नहीं होगा, मरीज अरे क्या कर रहा है भाई। अगर मैं आपके चाकू यहाँ पे काटूं तो आप पेन होगा नहीं होगा, आप ब्रेन काटो कोई पेन नहीं होता। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, अब आप कभी डॉक्टर साहब पेन नहीं होता, पर सर दर्द कैसे होता है? हाँ, सर दर्द कैसे होता है, करेक्ट। पेन दर्द क्यों हो रहा है भाई? आप ब्रेन के ऊपर सर दर्द कर रहा है। देखो ब्रेन का जो पेन होता है वो होता है ब्रेन के एक्सपेंस। उस हमारे क्या होता है, ब्रेन को एक रजाई जिस रजाई का कवर होता है ना उसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर, उसको पेन सिस्टिव होता है, कवर, नॉट ब्रेन। सो द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहाँ ब्रेन कवरिंग नॉट पार्ट, ब्रेन कवरिंग। ब्रेन एज सच इज इसमें पेन एंडिंग, पेन अब सही नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कैन यू बिलीव दैट? आई कैन शो यू समटाइम्स वी विल ओपन अ ब्रेन, जब तक उसका ब्रेन खोलेंगे तब तक थोड़ा सा बेहोश देंगे, और जब ब्रेन जब उसका स्कल खुल जाएगा तब वो उसको होश में रखेंगे। अब उसके अंदर में नेडल चुभा रहा, चाकू चुभा रहा, उसको पता नहीं चल रहा। कभी आपने सुना है कि हमारी अवेक सर्जरीज होती हैं ब्रेन में? Yes. अवेक पेशेंट कॉन्शियस है और पेशेंट को गिटार बजा रहा है, उसको ब्रेन सर्जरी हो रही है, बिकॉज दैट इज पेनलेस। यू ओनली नीड पेन स्कैल्प, स्किन में काटूंगा आ जाएगा, वहाँ तक तो आपको इसको एनेस्थेटाइज करना पड़ेगा। अंदर स्कल के अंदर भी कुछ एक लेयर होती है पेरी के, वो भी पेन सेट उसको। उसके बाद जो ब्रेन की कवरिंग होती है जैसे रजाई की कवर होता है ना, सेम दैट इज ऑल्सो पेनफुल। पेन नहीं, उसके अंदर पेन क्या होता है, स्ट्रेचिंग की वजह से। ओके, तो पेन इट हैज नो पेन एंडिंग, पेन ऑफ एंडिंग्स। एंड पेन ब्रेन की वजह से ही होता है क्योंकि ब्रेन हाँ, अगर सपोज माना आप ब्रेन जो हमारी नर्व आती है आप काट दिए, पेन नहीं होगा आपको। अब कैसा होगा, कैसे नहीं होता? अब जिसको आपने देखो किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आती है तो नीचे पता नहीं चलता छूने से क्या हो रहा है, बिकॉज जो आपको रिसीवर ऊपर वो खराब हो रखा है। तो पेन को रिसीव करने के लिए सिग्नल हैज टू गो टू द ब्रेन। आप यहाँ पे चाकू काट रहे हैं, यहाँ पे आप आग जला रहे हैं, ये नहीं यहाँ से दर्द हो रहा आपको, ब्रेन में जा रहा है, और इसको यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे वो करो। तो इट हैज अ पेन सेंटर्स, सेंसरी सेंटर कहते हैं, थैलेमस में होता है और वो ऊपर कॉर्टेक्स में होता है। इट रिसीव्स एंड इट विल मेक रियलाइज दैट पेन सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। बट इफ यू उन्हीं सेंटर में आप काट कर दो तो उनको ब्रेन को पेन नहीं होता। Very interesting fact. Very interesting. Yeah. Coming back to neurological disorders, किस तरह के आपने पेशेंट्स देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में? क्या कौन सी आम बीमारियां होती हैं जिसके बारे में मैं क्योंकि न्यूरो सर्जन हूँ तो आई थिंक ब्रेन का जो हर टाइप की बीमारी जैसे हम एक बीमारी को कैसे हम लोग करते हैं, बीमारी को हम किसी भी बीमारी चाहे ब्रेन की हो हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कंजेनाइटल, जन्म से ब्रेन की बीमारी थी, जन्म से बच्चों के अंदर जन्म से बीमारी है, पानी बढ़ा हुआ है, ब्रेन डेवलप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसमें कंजेनाइटल कहते हैं। इनबॉर्न डिजीज मेटाबॉलिज्म एक हो गई। दूसरा होता है एक्वायर्ड, जो पैदा हुए ब्रेन ठीक था, अब एक्वायर्ड में क्या हुआ, इन्फेक्शन, अब मेनिंजाइटिस हो गई, इंसेफेलाइटिस हो गई, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है,
टीबी हो गई ब्रेन की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो दे आर एक्वायर्ड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ब्रेन की टीबी सुना हुआ बहुत नहीं। फिर होती ट्रॉमेटिक, चोट लग गई, चोट लग गई, ब्रेन चोट लग गई, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगती है वो। और फिर होता है कुछ होता है कि न्यूप्लास्टिक ब्रेन ट्यूमर, नई ग्रोथ हो गई। वेस्कुलर डिजीज, वेस्कुलर डिजीज जैसे वो बहुत में इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ये ब्रेन और खून की नसों का एलिमेंट है, उनको दोनों को मिला के जो हमारी ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, जो ब्लड हमारी लेके जा रही है ब्रेन में, उसको हम कहते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, वो हो गई हैं। एंड ये एक्वायर्ड डिजीज है, सब एक्वायर्ड है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, नियोप्लास्टिक, सेरेब्रोवैस्कुलर, एंड देन फिर आता है लास्ट वाले डिजेनरेटिव, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब डिजीज, वो डिजेनरेटिव, अब ब्रेन डिजेनरेट करने लग गया। तो बहुत कितना ईजी करने हुए कंजेनिटल जर्म से हो जा रहा है, जो बच्चों में मिलेंगे आपको। यूजुअली इसमें मेनली होता है कि जो डेवलपमेंटल एनॉमलीज होती हैं पेरेंट को, अब कई बच्चों में आपने देखो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी होती है, हमारे बच्चों के अंदर कई बार पानी बढ़ जाता है, हाइड्रोसेफलस कंजेनिटल, उसका फ्लो ठीक नहीं होता है, हाइड्रोसेफलस आता है। और एक्वायर्ड में इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इंजरी हो गया आपका, जो हेड इंजरीज वगैरह होती है रोड ट्रैफिक या गिरने की वजह से, और नियोप्लास्टिक हो गया, और सेरेब्रोवैस्कुलर जो डिजीज होती है जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं या ब्रेन अटैक कहते हैं। और फिर फाइनली एक डिजेनरेटिव होने को बहुत और क्लासिफाइड है, लेकिन आई थिंक ऑटोइम्यून बहुत होती है। और एपिलेप्सी किस कैटेगरी में आता है? एपिलेप्सी दोनों होती है, देखो हाँ गुड। एपिलेप्सी 20% लोगों में जेनेटिक होती है कि भैया मामा में थी, चाचा में थी, दादा में थी, नाना में थी। 20% लोगों में इट कैन बी इनहेरिटेड। 80% में इट इज एक्वायर्ड, मींस सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या हुआ? ऑल दीज थिंग कैन कॉज एपिलेप्सी और सीजर्स। ट्रॉमा कर सकता है, चोट लगे उसको दौरे आने शुरू हो गए, ब्रेन में से दौरे आने शुरू हो गए, इन्फेक्शन हो गया उसको दौरे आने शुरू हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो दे ऑल कैन कॉज वो दिस थिंग। पैरासिटिक इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, आपने सुना होगा कि भाई एक कीड़े का अंडा चला जाता है ब्रेन में, सिस्टिस ऑफ प्रोसेस, सो दैट पैरासिटिक, कई वोम का अंडा होता है चला जाता है। तो एपिलेप्सी कैन बी कंजेनाइटल, जो कि जन्म से ही, इट कैन बी एक्वायर्ड ऑल्सो, सेकेंडरी। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एपिलेप्सी, जो कि फैमिली में, और एक होता है सेकेंडरी, मींस सेकेंडरी टू सम अदर इंसल्ट टू द ब्रेन। Okay. And insult can be in the form of infection, trauma, degeneration, neoplastic, brain tumor में बहुत दौरे आते हैं। उसको क्लासिकल एपिलेप्सी नहीं कहते, पर दौरे, मिर्गी के दौरे जिसमें आ सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये डिजीज का एक पैटर्न हो गया ब्रेन में, कैटेगरीज हैं दोनों। स्ट्रोक में कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, क्या होता है एग्जैक्टली जब स्ट्रोक आता है? देखिए स्ट्रोक, अगर मैं पहले कहूँ कि स्ट्रोक जब आता है ब्रेन में, तो 2 टाइप के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, डिपेंडिंग ऑन कि किस ग्रेड का स्ट्रोक है। सपोज कोई माइनर स्ट्रोक है तो उसमें पेशेंट की किसी एक अंग में कमी आना हो सकता है। पेशेंट टेम्परेरी बोलना भूल जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, एक हाथ में फंक्शन कम हो जाए, एक हिस्सा पैरालाइज हो जाए, एक आंख से देखना कम हो जाए। इनको कहते हैं फोकल डेफिसिट्स आ रही हैं। हमारा किसी को बहुत बड़ा स्ट्रोक है ब्रेन में, तो सीधे आपके पास दौरे, मिर्गी का दौरे करके या अनकॉन्शियस करके कि पेशेंट इज हैज बिकम कोमेटोज, बेहोश हो गए, बिल्कुल बहुत बड़ा है। तो ये तो सिम्टम है इसके। कई बार अगर बहुत माइनर, कई बार सिर्फ चक्कर आना, वर्टिगो हो गया पेशेंट को, ये चीज़ें 2 दिखाई पड़ने लगे, डबल विजन हुई, तो देयर आर सो मेनी सिम्टम्स। बट अगर मैं आपसे कहूँगी कि भी स्ट्रोक को कैसे पहचाने, तो हम लोगों ने क्या करा, जनरल पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा स्ट्रोक है, घर में पेशेंट है। तो हमने एक वर्ड कॉइन करा है, फास्ट, FAST। फास्ट मीन्स उस मरीज का फेस देखिए, मुंह टेढ़ा तो नहीं है, ओके, कोई डेविएशन है फेस में कुछ, ओके। FA उसकी आर्म्स को भी ऊपर उठा के रखे, एक उसे ऊपर आर्म के नीचे झुक जा रही है बार बार, एक तो ठीक है, एक नीचे जा रही, आर्म इज डेविएट, नीचे कंट्रोल नहीं रहेगा, आर्म क्या भाई वीक हो गई ना भाई। मैं कह रहा हूँ माइल्ड अर्ली साइंस है, ये बहुत माइनर टाइप की है। तो आपने फास्ट, इसलिए फास्ट आप याद रखोगे ना कि फेस देखा टेढ़ा तो नहीं, F फॉर फेस, A फॉर आर्म। आप भाई जरा उठाओ हाथ ऊपर, तो उसने हाथ उठाया, एक हाथ तो ठीक रखा, दूसरा हाथ नीचे आ जा रहा बार बार, तो इसका मतलब वीकनेस उधर। एस इज स्पीच। अब उसको बोलो, बात करो, वो बोली स्पीच सब नहीं बोल पा रहे हैं, ओके। FAS। T we say for time, time is brain, means भैया 3 तुम्हें देखे फटाफट डॉक्टर पास ले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि ब्रेन में कहा जाता है कि देखो, अब मैं तो बता, 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है कि खून की जो नस, हमारी नर्व्स, खून की जो नर्व्स, खून की जो वेसल्स हैं,
खून की जो नलियाँ हैं जो ब्रेन में जा रही हैं उसमें 2 टाइप की बीमारी आ सकती है। तो होती है कि वो फट जाए, जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर। और एक होता है जिसमें कि ब्लॉकेज हो जाए, कि खून ना जाए। ब्लॉकेज वाली बीमारी सेम ऐसी होती है जैसे हार्ट अटैक होती है, सेम वही हार्ट की धमनी में खून रुक जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। सेम वही पैथोलॉजी है, वही कारण है ब्रेन में सेकंड टाइप का स्ट्रोक होने वाली, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, खून नहीं गया ब्रेन में और ब्लॉकेज के कारण, ब्लॉकेज कारण। एंड देन द पैथोलॉजी, द डिजीज पैथोलॉजी कारण सब वही हैं जो कि हार्ट में होते हैं। ब्रेन में एक और स्ट्रोक होता है जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि ब्रेन में नस फट जाती है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। जिसमें ब्लीडिंग हो उसमें वो थोड़ा खतरनाक से ज़्यादा होता है कि बड़ा ब्लीडिंग है तो पेशेंट को उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ सकता है, पेशेंट को दौरे ना आए, प्रेशर ब्रेन का बढ़ना बढ़ जाए, कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है उन लोगों को। जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि आप कहते हैं 3 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुँचा दिया तो एक इंजेक्शन हम थर्मोलिसिस कर देते हैं ताकि वो ब्रेन कि जो बाकी सेल्स हैं, देखो जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज माना आपकी कोई क्यारी या खेत है, आपने वहाँ की नाली में पानी रोक दिया, उस खेत को सूखने में टाइम लगता है, पहले थोड़ा सूखेगा फिर और सूखेगा फिर और सूखेगा। सेम ब्रेन इज है, जैसे जब आर्टरी बंद होती है एक पर्टिकुलर एरिया डैमेज होता है, फिर उसके आसपास से थोड़ा ऐसी ही जो उसके अंदर थोड़ा ऑक्सीजन जा रही है तो आपको कोशिश होती है कि वो वाला एरिया डैमेज हो। जैसे 3 घंटे के अंदर आप क्लॉट को किस तरह बस्ट कर दें, उसको पिघला दें, उसको किसी दवाई से उसको रिमूव कर दें तो जो बाकी एरिया होगा वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो प्रोटेक्शन हमारा मेन काम होता है। दैट फॉर दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इज द फास्ट में टी क्या है? टाइम इज ब्रेन। हम लोग अभी कहावत कहते हैं टाइम इज ब्रेन। व्हाई इज टाइम ब्रेन? कि हर मिनट में अगर खून की सप्लाई आप बंद कर दो, हर मिनट में अगर खून की सप्लाई बंद कर दो तो 1.8 to 1.8 to 2 मिलियन सेल्स डैमेज होती रहती हैं पर मिनट। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए वो फास्ट बनाया कि ये तो आप देखो भैया, लेकिन साथ में टाइम मतलब उसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो। एंड दैट लिमिट इज नाउ 3.5 to 4 hours। अगर 3, 3.5, 4 घंटे में आप ले गए तो उसमें अब थ्रोम्बोलिसिस, देखिए हमारे कंट्री में बहुत मुश्किल है, कहना बहुत ईजी मेरे लिए। हम लोग थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन देते हैं। इवन इन US जो कि इतनी बड़ी मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी फैसिलिटी एवरी इन द वर्ल्ड, जो थ्रोम्बोलिसिस की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ भी 5 से 10% लोगों के बीच वो लोग नहीं पहुँच पाते 3 से 4 घंटे में। तो हमारी कंट्री में क्या लोग सोच सकते हैं? पहले आदमी सोचता है, पहले आदमी कहीं झाड़ू वाले बज जाता है, कई बार सारे बुझाते सब आना कोई डॉक्टर। तो हमारे मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है स्ट्रोक वाले। टाइम इज इम्पॉर्टेंट। फिर वो जब आते हैं तब तक वो टाइम निकल चुका होता है। उसके बाद वो चाहे पेशेंट चपड़ाती हो चाहे राष्ट्रपति हो, सिर्फ वो खून को पतला रखने की दवाई होती है और कुछ होती नहीं। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल शुड रियलाइज कि इफ यू रीच अर्ली सम ऑफ यू कैन बी सेल्वेज्ड। वो जो परमानेंट डैमेज है ब्रेन को होने वाला बच जाएगा। तो आपने जो मुझे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में पूछा तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि 2 कारण होते हैं, ब्लॉकेज एंड वन इज हेमरेज। नस फटना, नस ब्लॉक हो जाना। ब्लॉक होने वाले में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो फटने वाले में टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ये नहीं कि आपको इमीडिएटली बता दिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, उसको भी वो भी ज़्यादा डेंजरस है, लाइफ को और ज़्यादा डेंजरस है जो हेमरेज वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा नस फट गई तो उसमें आपको ब्रेन पेशेंट कैन डाई। सो यू हैव टू टेक दैट आउट। तो ये तो 2 हो गए टाइप। लक्षण मैंने आपको बता दिए। अर्ली माइनर स्ट्रोक में फास्ट, जो आपको आर्म, फेस, स्पीच देनी, और बाकी सिम्टम मैंने आपको बताया कि सिम्टम पेशेंट हो सकता है अनकॉन्शियस हो, पेशेंट एक तरफ पूरा पैरालाइज्ड हो, पेशेंट को दौरे आ रहे हो। देयर आर सो मेनी सिम्टम्स व्हिच कैन बी देयर बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। तो आपने फास्ट की बात करी, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। तो इसमें ये तीनों एक साथ हो सकते हैं या एक-एक करके हो सकते हैं? जब आप तीनों टेस्ट करोगे ना उसमें, अच्छा, आप तीनों टेस्ट करोगे उसमें कि भाई देखो, आप जब जाओगे आप साथ में तो आप बड़ी देखो, आप मुझे मुंह दिखा तो मुंह दिखा टेढ़ा हो रहा है, नाम बताओ, वो नाम नहीं बता पा रहा है, या मैं कौन हूँ ये नहीं बता पा रहा, वो बता रहे। स्पीच पे आपको ये तो सलर्ड होगी स्पीच, एबनॉर्मल होगी स्पीच, ये वो नाम ही नहीं बता पा रहा है, क्लियरली नहीं बोल पा रहा है। एंड आर्म अगर आप करोगे तो सोए कर देखिए। नॉर्मली इफ आई कीप माय आर्म्स लाइक दिस आई शुड बी एबल टू होल्ड दैट, बट अगर मुझे यहाँ कमजोरी है तो मैं धीरे धीरे नीचे आ जाएगी मेरा। बार उठाइए आप, फिर दोबारा नीचे आ रही, इसका मतलब नहीं। तो दिस आर द साइन ऑफ, मतलब और अगर मुझे ये साइंस दिख रहे हैं किसी इंसान में, इमीडिएटली अटेंशन चाहिए, डॉक्टर। क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं टाइम के अलावा? अगर स्पेशली जो दूर दराज के एरिया है, प्रिवेंटिव एरिया नहीं, मतलब हाँ आपको क्या करना चाहिए कि आपको स्ट्रोक ना हो। ये बहुत
all those precautions which are applicable for a heart patient is applicable for brain, and in fact they are applicable for whole body. Okay. क्या चीज़ है देख, अब हाई बीपी आप कंट्रोल करिए, शुगर कंट्रोल करिए, थायराइड कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, ओबेसिटी है बचाइए इसको, स्मोकिंग, अल्कोहल, दीज आर द फैक्टर विच आर मॉडिफाइबल फैक्टर्स. मॉडिफाइबल मीन्स यू कैन, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपके अंदर स्ट्रोक होने की संभावना कम हो जाएगी. और दिस दे होल्ड ट्रू फॉर द हार्ट ऑल्सो. So you're saying ये लाइफस्टाइल डिजीज है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. दे आर मॉडिफाइबल. पर सपोज माना आप अपनी जन्मपत्री में लिखा हो जिस जेनेटिक है, जेनेटिक है क्या भाई, आपके फैमिली में बहुत तगड़ा स्ट्रोक की हिस्ट्री है, सो समहाउ थिंग्स गो रॉन्ग समवेयर. या फिर आप कहोगे कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या है, एज है, अब मैं 70 साल में होना किसी ने, यार उसको नहीं मॉडिफाई कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है. बट मॉडिफाइबल ये हैं जो कि जिनको रिस्क फैक्टर करते हैं. रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक एंड रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेन अटैक आर सेम. सेम वही है, बीपी, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया कहते हैं, हाइपोथायराइड. सो दीज आर द फैक्टर्स. स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग वेरी हाई रिस्क. तो ये सब चीज़ें जिसको आपको वो करना चाहिए. कंकशन के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी में भी होता है, जैसे प्ले गेम्स लाइक रग्बी एंड बॉक्सिंग. कंकशन क्या होता है और कैसे, उसके बाद क्या करना चाहिए? लोगों को शायद कंकशन भी नहीं पता है क्या होता है. बीपी लो की वजह से भी कंकशन हो सकता है कि अगर कोई गिर गया या कुछ ऐसा? नहीं, डोंट. फॉर कंकशन देयर हैज टू बी एन इम्पैक्ट. कंकशन में आपको बताऊं तो अगर आप ले लीजिए कि इट्स बेसिकली फिजियोलॉजिकल फेलियर ऑफ अ ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी टेम्पररी. ओके, तो डैश होगा कोई impact has to be there. Concussion can be a mild concussion, can be very severe concussion. Mild concussion में usually patient remains drowsy or unconscious for a few minutes and then he will regain. उसका सर भारी रास्ता होता है. Concussion में there will always a loss of memory for some second or minute. क्या मुझे उस समय याद नहीं. कंकशन इज जब ब्रेन हिलता है ना तो एवरीथिंग गोज हेवायर, यू नो. ब्रेन की जो जितने भी सर्किट्स होते हैं तो उनको वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं. तो टेम्परेली यू लूज कॉन्शियसनेस, यू लूज मेमोरी, एंड देन जब थोड़ी देर वो सब आप रिस्टोर्ड हो जाता है तो 5 मिनट के लिए बेहोश था या 10 मिनट के लिए बेहोश था, एंड देन दे रिगेन, एंड देन कहता मैं ठीक हूँ, पर मुझे याद नहीं मुझे टक्कर किसने मारी थी. So that is loss of memory. So concussion can be mild. It's a physiological paralysis of neurons in our body. Physiological paralysis. अब कैसे कहते हैं physiological paralysis कैसे है कि जैसे वो माना कहीं मैं कहावत होती है यार मैं तेरे को झावड़ मारूँ तारे नजर आ जाएंगे. You slap a person, the brain, you know, it shakes, everything goes haywire. The connection they go haywire, and then you don't realize कि क्या हो रहा है. मैं तो कुछ चक्कर आ गए, मुझे तो आ गया. थोड़ा मोमेंट लगता है to come back. That is concussion. तो concussion can be severity of concussion डिपेंड करता है. बॉक्सर्स वगैरह तैर गिरते हैं, इनके अंदर बहुत कॉमन होता है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी रिलेटेड है. या और नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करें आप, एक होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दे आर कनेक्टेड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड नर्व्स जो लेके जा रही है हमारी यहाँ पे जो पैरों में जा रही हैं, जो ऑर्गन्स है, देयर आर नर्व्स. आपने एक पिक्चर में देखी होंगे नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं. दे मेक पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन. कंटिन्यूटी होती है ऊपर यहाँ पे, जहाँ पे हमारी यहाँ पे इसका खत्म होती है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आती है और वहाँ पे से नर्व्स निकलती है डिफरेंट डर्मेटोन्स को हर सेगमेंट पे, ऊपर से लेकर हमारे हर उस पे 34-35 हड्डियाँ ऊपर से हैं, मतलब स्मॉल वर्टिब्रा होती है, उसमें हर में से नर्व निकल दी है हर सेगमेंट के लिए. जैसे हाथ में, तो हाथ में हमारी गर्दन से 5-6 नर्व्स जाती हैं, बीच में धड़ है 12 नर्व्स जाती हैं. देखो जिंदा आपका आदमी, पर अल्टीमेटली ये कभी ठीक नहीं होते नॉर्मली, तो बेड पर रहते हैं, ग्रेजुअली दे डेवलप अदर कॉम्प्लिकेशन एंड दे डाई. स्पाइन इंजरी में देखो कि बहुत सर्वाइकल स्पाइन इंजरी बहुत खराब चीज होती है. स्पाइना बाइफिडा करके टर्म होता है. हाँ, अब मैंने आपसे बताया था कि जैसे हमने कहा था कि जो नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड की जो आपने बताया कि जो बीमारियां बताई थी उसमें हम कंजेनाइटल वाले टर्म है जो जन्म से बाइफिडा, तो वो ये स्पाइन बाइफिडा. स्पाइन क्या होता है कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है जब स्पाइन की वर्टिब्रा की, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट फेल कर जाता है फ्यूज होने से. स्पाइनल कॉर्ड अगेन इज अ प्रोटेक्टेड एरिया. अब बीच में स्पाइनल कॉर्ड 400 हड्डियां, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट वो क्या करता है कि वो फ्यूज नहीं हो रहा है, तो जो फ्यूज होता है स्पाइनल कॉर्ड का कुछ थोड़ा पार्ट से बाहर आ जाता है. ओके, सो दैट इज बाइफिड होगी.
हाँ, उसे न बाहर आती है, फिर पीछे पीठ में आती है, उनके बच्चों के पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। स्पाइनल बाइफिडा कंजेनाइटल, एंड ये आपको ही क्यों होता है, यूजुअली देखा जाता है, यूजुअली ये जो ऐसी मैरिज होती है जो इंटर मुस्लिम्स है, कॉन्सिक्वेंस मैरिज कहते हैं उसको, जो ताऊ की लड़की उसे बाप चाचा की लड़की से हो गई, मामा की लड़की से हो गई, उनमें क्या होती है ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, मुस्लिम से बहुत होता है। सो दोज जीन्स व्हिच आर लाइंग डॉर्मेंट, अगर फैमिली मिल गया तो दे बिकम एक्टिव। तो कहते हैं कि आप चाचा मामा की लड़की से लड़के से शादी करने के बाद आप तो छोड़िए, आप गोत्र में शादी नहीं कर सकते। वो जेनेटिक्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे स्टडीड इट दैट टाइम हियर। मैं तो बहुत फैसिनेटेड हूँ कि हमारी साइंस की थी, जिन्होंने उतने साल पहले पता लगा लिया, सूर्य ग्रहण कमाया, हाउ कुड दे डू इट? राइट, हाउ कुड, आप बताओ ना मुझे कि कोई तरीका जानने का आज से हजारों साल पहले कि सूर्य ग्रहण किस दिन आना है? हाउ कुड दे डिस्टेंस कैसे पता लगा, किस स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है, सूरज कहाँ सर्कुलेट कर रहा है, धरती कहाँ सर्कुलेट कर रही? दैट साइंस वाज फिनोमिनल। राइट, तो उन्होंने जो गोत्र में शादी करने की बात नहीं, आई थिंक ऐसी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी बहुत सारी होती है। स्पाइनल बाइफिडा इज अ कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हड्डियाँ फ्यूज होने से बंद हो जाता है, वो डिफेक्ट हो जाता है, एंड देन द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट एंड इट गेट्स अटैच्ड टू आवर स्किन। तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता ढंग से, तो पेशेंट की पैरों में प्रॉब्लम, पेशाब में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ होती है। क्या प्रेग्नेंट लेडी को मैंने पढ़ा था एक जगह की फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से फॉलिक एसिड तो जितने फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी सप्लीमेंट, मोस्ट ऑफ दीज लेडीज आर गिवन सप्लीमेंट। यस, प्रेग्नेंट लेडीज आर गिवन फॉलिक। ये जो आपका जो स्पाइनल बाइफिडा, इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, एंड सेकेंड कॉजेज समटाइम्स ये एंटी एपिलेप्टिक होती है, हम लोगों में सोडियम वाइलप्रेट वगैरह होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं किसी पेशेंट को एपिलेप्सी आ रही यंग एज है, तो हम उसको वो वाला सॉल्ट ही देते हैं जिससे कि ये स्पाइनल बाइफिडा अटैक की हो। तो ये बच्चा जब डेवलप होता है उससे समय ये एबनॉर्मलिटी शुरू आती है। और किस तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ हो सकते हैं? तो स्पाइनल बाइफिडा इज अ ब्रॉड टर्म, ओके, उसके अंदर बहुत होती हैं, जैसे डिप्लो वाले 2 कॉर्ड बनी हुई हैं, अंदर लाइपोमा है, टीजर्ड कॉर्ड होती हैं, डेस्टोपोटोमाइलिया, सो देयर डिफरेंट एंटिटी व्हिच कैन बी टोटली ग्रुप्ड अंडर स्पाइनल बाइफिडा। एंड ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्रॉमा या स्पाइनल सर्जरी, इसका जो रिहैब प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस है, ये कैसा होता है? और क्या ब्रेन सेम फंक्शन करता है इसके बाद? व्हाई नॉट? सी डिपेंड्स देखो कि आपको ब्रेन की आपकी कौन सी बीमारी क्या है, देखो, और ये भी डिपेंड करता है कि किस हिस्से में बीमारी है आपकी। अगर समझ माना कोई ब्रेन ट्यूमर आपको बिल्कुल मोटर एरिया पे, समझ माना कोई किसी का ब्रेन ट्यूमर राइट साइड में बिल्कुल एक्चुअली उस जगह पे जहाँ पे मेरा हाथ है, so it is going to affect your hand, there's no doubt about it। आपको चोट लग गई आपको, तो but now the science is, you know, the way we are mapped, you know that यार यहाँ से फाइबर जाते हैं, हमारे पास नेविगेशन आ गया, हमारा MRI आ गया, एग्जैक्टली वी नो विद अ सेंटीमीटर यार यहाँ से एंट्री नहीं करनी, यहाँ से एंट्री करनी है। तो now the things are definitely better, there's no doubt। बट अगर कोई किसी की चोट ही वहाँ पे होगी, समझ माना किसी की पेशेंट की ऑप्टिक ना भी टूट जाए, तो क्या कर लेगा डॉक्टर? दुनिया को कुछ नहीं कर सकता। तो आपने रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि हमारी न्यूरो में डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रोक का पेशेंट है, अब उन्हें जान तो बचा लिया, अब उन्हें एक साइड पैरालाइज पड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट सिस्टम से रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा, हमारी कंट्री में क्योंकि उतने फंड्स नहीं है, आप मरीज इलाज तो करा लेगा, शुरू होगा एक्यूट इलाज कराया, उसे 1.5-2 लाख रुपये खर्च करना, उसके बाद रिहेबिलिटेशन चाहिए मैंने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उतना उसके बाद ना उसका टाइम है ना उसका पैसा उतना। तो हमारी कंट्री में रिहेबिलिटेशन सर्विसेज डेफिनेटली वी लैक। क्या सपोर्टिंग स्टाफ अवेलेबल है? मतलब बड़े सिटी में तो है, हमारे यहाँ भी है, बट देन अगर सपोज हमारा किसी के घर में कोई पैरालाइज पेशेंट पड़ा हुआ है और उस पैरालाइज पेशेंट के लिए उसको रिहेबिलिटेशन वाला घर में बुलाना पड़ा, 1000 रुपये पर डे ले रहा, कितने लोग मुझे दे देंगे? So it is expensive also। कुछ बीमारियां हैं जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए, क्या होता है, क्यों हो जाता है, और क्या अल्जाइमर्स के बाद वापस आना पॉसिबल है? देख, अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस अगेन ऐसे दे आर डिजेनरेटिव। मैंने आपको पहले मैंने क्लासिफाई किया था ना कि देन से कंजेनाइटल, फिर देन एक्वायर्ड इन्फेक्शन, एंड द लास्ट कम्स डिजेनरेटिव। सो एवरीवन हैज टू डिजेनरेट। ब्रेन सेल्स आर द ओनली सेल्स इन आवर बॉडी व्हिच विल नेवर रीजनरेट। बस ये बहुत बड़ा अजीब फैक्ट बता रहा हूँ। आप लीवर आधा दे देते तो अपने भाई को, बन जाता है, स्किन काट दीजिए, स्किन रिकवरी हो जाएगी, कोई और निकलिए, आप हड्डी है वो जुड़ जाती है आपस में। ब्रेन सेल्स वंस डाइज। ओके,
You only gain experience over the period of time. You will never say. So brain cells are dying. मतलब 5-7 साल के बाद अब brain cells बन नहीं रही. That goes now, but that age because of our nutrition, because of our mental health, because we now feel good factor, we have money, we have luxury, so we are feeling good. My mind खुश हो रहा उससे. So that age has gone little higher. You know, अब 60 साल में नहीं, कई बार 80 साल 90 साल में जाके आपकी मेमोरी खत्म होती. तो Alzheimer is a part of dementia. It is one of the dementia is a broad group. Dementia is a loss of memory, loss of higher mental function. पता नहीं आपको क्या करना है, किसी क्या बात करनी है, सब चीज होता है. Everything goes. तो दैट इज अ डिजेनरेटिव डिजीज में ब्रेन सेल्स कम होती जा रही हैं. उसको हम कहते हैं, एक तो हम कहते हैं कि डिमेंशिया जिसमें कि ए से रिलेटेड है. देखो 60-70 साल के बाद हो रहा है, हम कहते हैं अरे यार उम्र हुई भाई, अब क्या करें भाई, थोड़ा याद रहेगा. तो दैट इज नॉट सिनाइल डिमेंशिया. सिनाइल मीन्स एजिंग. एक होता है प्री सिनाइल डिमेंशिया. 50 साल की साल में किसी को, 60 साल की साल में किसी को मेमोरी लॉस होनी चाहिए क्रॉस. तो दैट इज अल्जाइमर. अल्जाइमर में क्या होता है कि अल्जाइमर में एक अमाइलॉइड प्रोटीन होती है, वो इकट्ठा होने लग जाती है, तो हमारे सिग्नल्स डिलेड हो जाते हैं. ओके. जो और डिमेंशिया होते हैं, सपोज हमारे किसी को डिमेंशिया एज ज़्यादा तो उसमें कुछ नहीं करता, लेकिन कई बार क्या होता है सेकेंडरी डिमेंशिया होता है. हमारा किसी का आपका ग्लूकोज बार बार ही कम हो जाता है, तो उसको उसकी आदत जाने का. हाइपोथायराइड है, ओबेसिटी है, डिस्लिपिडीमिया है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, रिकरेंट स्ट्रोक है, तो दे ऑल्सो डेवलप डिमेंशिया. तो ये चीज़ें इन पर आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अल्जाइमर से उसमें आपके हाथ में नहीं है कुछ ज़्यादा. सिनाइल आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है, डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स से. आपके दादा लोग कितने साल तक जिए और वो कितने साल तक हेल्दी रहे. और वो नहीं यार हमारे घर में मेरे दादाजी तो 50 साल के साल में वो चले गए थे, मेरे पिताजी तो 50 साल के उनको हो गया. तो जेनेटिक रूट कम्स फ्रॉम इट. बट बाय चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल यू कैन चेंज दैट एज. By giving it good knowledge, good nutrition, you can definitely delay your dementia. तो Alzheimer, I said, is a part of dementia. Pre-senile, उम्र से पहले, and causes still unknown. ट्रीटमेंट भी नहीं है, किसी टेस्ट से हम डायग्नोज नहीं कर सकते. only way to diagnose it, you take a brain biopsy. तो जिंदे आदमी में ब्रेन बायोप्सी कौन करेगा अभी? So by symptom only you diagnose with Alzheimer's. पार्किंसन डिजीज भी एक बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर ही है. इसमें हमारे बेसल गैंग्लिया होते हैं, वहाँ पे एक डोपामिन हार्मोन की कमी जाती है. सिंपल टू पुट इट, डोपामिन हार्मोन की कमी जाती है. तो आप क्या करते हो कि उसको ट्रीटमेंट क्या होता है, पेशेंट का क्या होता है, कई सिम्टम होते हैं, पेशेंट में कम रहते ही है. ट्रेमर्स कई बार और भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, आप देखो कि वो ट्रेमर्स तब आते हैं जो खाली बैठे हुए हैं. चाय उठाएंगे तब ठीक उठा लेंगे, लेकिन वन डे सिटिंग खाली, उनका मून लाइक फेज आता है, एक्सप्रेशनलाइज फेज. ओके. एक्सप्रेशन नहीं फेज में, पर उनकी आदत सी रहती है. हायर मिडिल फंक्शन ठीक है, याद ठीक है, बात यहाँ यहाँ दे आर नो एक काइनेटिक एनर्जी. अपने वो काम करने भी नहीं, आपने स्लोनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्लो ट्रेमर्स, थोड़ा रिजिडिटी. मुड़ रहा है तो बहुत मुड़ ही नहीं पाएंगे ढंग से, चल रहा है तो फिर अब चलने के लिए चल नहीं पाएंगे ढंग से. सो दीज आर सिम्पटम्स. देयर पार्किंसंस का डोपामिन हार्मोन है, उसकी कमी जाती है. देयर आर ड्रग्स, एक्सीलेंट ड्रग्स. You give drugs, they improve. 90% पेशेंट they improve. But होता है कि over the period of time इनका इफेक्ट कम होता जाता है. So now there is a role of surgery also. और आपने आप आओगे, अगर आप चाहोगे तो फिर उससे बात थोड़ा बहुत मतलब काफी टाइम. So brain surgery इसमें सर्जरी मीन्स एक पेसमेकर टाइप का लगता है, जिसको हम कहते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं अंदर, पेसमेकर की तरह एक ऑर्गन होता है जो कि उसके इम्पल्सेस डालता रहता है. तो DBS होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. And that can be done for this degenerative disease, movement disorder. Okay. एलन मस्क को हम सब जानते हैं. एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट आ रहा है न्यूरालिंक, जो ब्रेन मैपिंग कर सकता है. What are your thoughts about it? बहुत मतलब ये तो आई थिंक वो अगर सक्सीड कर गया तो इज गोइंग टू चेंज थिंग. बताइए now we discuss about the patient who are hemiplegic, who are bedridden, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले होते हैं. Now this is such a beautiful device, probably is devising. मुझे बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं दिया वो देखा, लेकिन आई नो दैट कि भाई क्या करें. वो क्या करेंगी, वो आपको ऐसी चिप लगाएंगे बॉडी उसके अंदर ब्रेन. नाउ इफ मैं हैंड मूव, मेरे कुछ नहीं मूव कर रहे हैं, बट आई वांट माय व्हील चेयर टू मूव. तो मेरे इमोशंस और मेरे थॉट है ना दिमाग में, वो थॉट को कन्वर्ट करेगी, वो सिग्नल भेजेगी उसको, व्हील चेयर को चल भाई आगे. ओके. एंड इसका ये नेगेटिवली भी तो हो सकता है. देखो नेगेटिव AI तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा आ रही है. राइट. AI is what is going to Neuralink. These devices are going to help a patient. They will not have a negative impact. I'm telling you. मतलब I cannot say भाई यूज करने वाले कुछ भी कर लें. So medically, it's a boon. It's going to game changer. I'm telling you. Okay. It is going to get. आप खुश हो जाना. एक पेशेंट जो कि लाइफ लॉन्ग is not able to move his hands. तो अब वो तो उसको व्हील चेयर भी चलानी है, and he has to move it with his thought.
how this my thought or my command can be transferred to electronic things. So he's thinking now that chip is interpreting it कि ये चाह रहा है कि भाई मेरी व्हीलचेयर चल जाए तो व्हीलचेयर देगी, now stop हो जाएगी, now turn right turn left ठीक हो जाएगी. Now similarly they are going to see मैं बात करना चाह रहा हूँ यार, मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, chip is reading that and they will interpret इनको भूख लगी है. So this is going to be game changer in that, and hopefully I think he's a person who at least thinks out of box. Right. तो वो रिसर्च तो बहुत पहले हो भी नहीं है, ऐसी बात नहीं हो रही, और भी एक बात है, लेकिन ही इज़ अ पर्सन हु प्रोबब्ली इज गोइंग टू डू इट. एंड कहाँ वो एक ऑटोमोबाइल आदमी सोच रहा है और इसने करके दिखाया, उसने स्पेस एयरक्राफ्ट में करके दिखा दिया. तो आई थिंक दिस इज सो मेडिकल फील्ड में आप कह रहे हैं कि गेम चेंजर हो सकता है न्यूरलिंक ब्रेन मैपिंग डिवाइस. हमारे लिए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा. वी फील सो बैड फॉर दोज पेशेंट्स who are on bed. आई होप कि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट और ज़्यादा हो एंड बोन बन के जैसे हो रहा है, बहुत हो रहा है. So I think Neuralink जैसे devices आएंगी, AI might help us to understand the rest 90% of the brain. Definitely. So I would like to end our conversation to this note. And thank you so much for sharing your thoughts and इतना insightful detail आपने हमें brain के बारे में समझाया. Thank you so much. I also enjoyed it. This is very important that I hope the people they see it, they listen to it. This is important. क्योंकि brain के बारे में जानना अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बारे में जाने, अपने ब्रेन के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जाने. सो आई एम हैप्पी दैट यू डिड दैट. एंड मैंने कोशिश करी कि लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, बहुत सही तुमने इसमें नहीं डाली है. एंड होपफुली इट इज़ यूजफुल टू एवरीवन. थैंक यू. तो ये था हमारा आज का एपिसोड. इसी तरह की और कॉन्वर्जेशन सुनने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.